कर दिए, इसी वजह से मुझे जब बता रहे कोई कि केस नहीं मिल रहा है तो फिर मैं उनको दूसरा असाइन कर रहा हूँ। सही है, तो अब ठीक है, ये है ओके कि सर। अब आप तो फंसेंगे ही, फिर दूसरे भी सब जो है वो फंस जाएंगे पाँव में। नहीं नहीं, ये सर सबके लिए सोचते हैं हम। सही है, ओके, और थैंक यू कोई सर। सवाल किसी और को कोई पूछना हो? कोई भी सवाल पूछना हो? आबिद, आपने देखा? जी सर, मैसेज तो अभी सर्च नहीं हो रहा, बस आपने बता दिया ना सर कि आप चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जी सर, मेंशन कर दीजिएगा थैंक यू। अपना वहां पे कि आपको नहीं मिल रहा है, तो वहीं पे पोस्ट के नीचे, तो फिर मैं दूसरा आपको असाइन कर दूंगा। दूसरे सब ने ओके भी ये सर। कि काफी लोगों ने किया है। मंसूर ने किया है, मंसूर को नहीं मिल रहा था, फिर मंसूर को मैंने देख के दिया वही वाला। और अख्तर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर अख्तर अख्तर को भी दिया था। और कौन है, और भी थे दो तीन। अब्दुल हद ने ओके किया सर। था, वो भी नजर नहीं आ रहा लिस्ट में, लेकिन उसने भी कहा था। तो आप वहां पे ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। मजीद कोई और सवाल करना हो असाइनमेंट के हवाले से, अगर नहीं करना है तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमने कहाँ तक किया था? हेलो, क्या हो गया आवाज? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कैसा सो मैसेज देखें, ये क्या चीज है, आप किससे पढ़वाएं? देखते हैं। चले, काफी टाइम हो गया, हमने करोड़ों साहब से नहीं पढ़ा है। करोड़ों साहब मैदान में आ जाएं। जी सर, कैसे समय सर पढ़ना है सर? जी जी। ठीक है सर। Casus omissus. This Latin expression means a case omitted from the language of section, but within the general scope of the statute, and which appears to have been omitted by inadvertent or because it was overlooked or unforeseen. Omissions in a statute cannot, as a general rule, be supplied by construction. Thus, if a particular case is omitted from the terms of a statute, the view generally is though such case is within the obvious purpose of a statute and the omission so इसको ऊपर करें slide एक मिनट, सही पढ़े, एंड द ओमिशन अपीयर्स, ठीक है। and the omission appears to have been due to accident or inadvertent, the court cannot include the omitted case by supplying the omission. This is equally true where omission was due to failure of the legislature to foresee the missing case. As is obvious, to permit the court to supply the omissions in a statute would generally constitute an encroachment upon the field of legislature. As observed by the Lord Russell, even when there is a casus omissus, it is for others than the courts to remedy the defect. चलना आगे सर? ना, दूसरी भी पढ़ लें। Devlin LJ said, "We cannot legislate for casus omissus.
If this rule were to be relaxed, sooner or later, the court would be saying what Parliament meant and might get it wrong, and thus usurp the law-making function. तो हमारा जो ये टॉपिक है, जो मेनली जो टॉपिक जो इसमें लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी रेड एज इट इज है, ये बेस करता है इसी प्रिंसिपल के ऊपर कि कैसेस ओमिसेस क्या चीज है। और कैसेस ओमिसेस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यही इसकी मायना है कि ये शुरू के ऊपर की लाइनें जो लिखी हुई हैं कि केसेस ओमिटेड फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द सेक्शन। तो अगर लेजिस्लेचर से गलती हो जाती है या वो प्रॉपरली कानून साजी नहीं करती, डिफेक्टिव फ्रेजिंग करती है, और उस डिफेक्टिव फ्रेजिंग की वजह से कोई भी पर्टिकुलर केस जो है इट इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ द सेक्शन, तो द कोर्ट्स कैन नॉट सप्लाई दैट केस बाय सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स और बाय एडिंग वर्ड्स या रिमूविंग वर्ड्स। कोर्ट ये काम नहीं कर सकती है, इवन दो वो उसकी स्कीम में आ भी रही है चीज, वो जनरल स्कीम में आ रही है एक्ट के, और वो बनाया ही एक्ट इसी वजह से था। लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने उसको लीव आउट कर दिया है, अमूमन गलती से ही होता है, तो वो गलती सप्लाई नहीं की जा सकती। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन जो यही बात करती है कि एक तो ये कि अदालतों के अलावा कोई दूसरे अदारे करें ये काम, ये अदालतों का काम नहीं है करना। और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो ये कहती है कि अगर हम ये अदालत ने ये काम किया तो सुनो लेटर वो लेजिस्लेचर का काम संभाल रही होंगी और लेजिस्लेचर जो है वो घर बैठ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब उस दिन वाली जो हमने मिसाल देखी थी, वो बेशक मैंने ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में करवाई थी, लेकिन वो एग्जांपल में भी आप जो वो बताया था कि वुमेन और चाइल्ड कैन नॉट सर्व, माइनर चाइल्ड कैन नॉट सर्व इन अ बार, लेकिन उसको गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया था। दिस वाज द केस ऑफ कैसस ओमिसेस, कि उसको गिल्टी डिक्लेयर करने का कोई प्रोविजन ही नहीं रखा, गिल्टी देखने का प्रोविजन भी नहीं रखा, ना कोई सजा रखी। अब अदालत जो थी, अदालत सेड वी कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर हियर, हमको हमारे हाथ बंदे में हम कुछ नहीं कर सकते। बेशक कानून में मना किया, लेकिन अगर वो नहीं, अगर वो ये काम कर लेता है और कोई आपने सजा नहीं रखी, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। जिस मिसाल के तौर के ऊपर एक जनरल सी मिसाल ले लेते हैं कि आप एक बड़ा जो है वो लगा दे, नोटिस लगा दे बड़े बड़े कि यहाँ इस दीवार पर थूकना मना है, या पान की पीक फेंकना मना है, एंड नो पेनल्टी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। क्या करेंगे फिर वहां पर है? सर बाहर वाला ही काम होगा फिर वहां पे। हाँ, तो ये यही है ना। देखिए, व्हेन यू आर नॉट प्रिस्क्राइब द पेनल्टी, और जनरली सिर्फ एक ऐसा जुमला लिख रहे, बेटा जुमला नेगेटिव है, लेकिन ये है कि कोई अगर इफ अ पेनल्टी डज नॉट फॉलो फ्रॉम इट, तो सवाल ये बनता है कि अगर एक बंदा वो काम कर देता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, आप कहते हैं कि वो उसने उसका जो लिखा हुआ है उसको नहीं फॉलो किया, बट देन इज देयर अ पेनल्टी व्हिच फॉलोज फ्रॉम इट? कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपको उसको छोड़ना है? जाहिर है छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपने पेनल्टी लिखी नहीं है तो जाहिर है उसको छोड़ना ही पड़ेगा ना। और वही काम उस केस में हुआ। जी जी सर, एक केस हुआ था इब्राहिम लिंकन का सर। हाँ जी सर, इब्राहिम लिंकन की जो लाश थी वो चोरी की गई थी, लेकिन सर उसकी कोई सजा नहीं थी। तो उन लोगों ने जिन्होंने चोरी की थी उन पे कंपनसेशन लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से। कॉम्पनसेशन जो है वो कॉम्पनसेशन इस जो है, इसको आप एक चीज याद रखें, कॉम्पनसेशन इज अ टर्म ऑफ सिविल लॉ। तो जी पहले तो बात ये है कि और वो प्राइवेट पार्टीज करती है तब कॉम्पनसेशन मिलता है। यहाँ पर जो है अगर आप उसको क्रिमिनल लॉ के दायरे में देखते हैं तो देन इट इज कॉल्ड अ फाइन। जी सर। तो इस दायरे में रख के देखें बात को, क्योंकि यहाँ जो जिस केस को हम देख रहे हैं वो एक क्रिमिनल पेनल्टी के हवाले से देख रहे हैं, क्रिमिनलाइज किया है उसके एक्ट को या नहीं किया है। अब ये जो आपका केस है जिसमें आप बात कर रहे हैं कॉम्पनसेशन की, चूंकि आपने वर्ड यूज किया है, अगर मैं गलत नहीं समझा तो कॉम्पनसेशन का फिर तो जो उनके लिंकन साहब के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने केस फाइल किया होगा ना, तो वो तो सिविल में बात चली गई। जी सर, लेकिन अगर हम उसको इस नजरिए से लें, चलिए हम उस टर्म को कंपनसेशन से हम कन्वर्ट कर देते हैं फाइन से सर। तो हाँ, सर हाँ। वहां पे इस चीज की प्रोहिबिशन तो मतलब कोई पेनल्टी तो थी नहीं सर।
लाश चोरी अच्छा, करने के, उसके नहीं बावजूद तो उन्हें फाइन लगाया अब गया। ये तो सर देखिए ना, मेरा ये सवाल, तो बात अब तुक्कों में जा रही है बात कि मैंने इससे जैसे कहा ना कि अब हम तुक्कों में बात करें कि इफ देयर इज नो पेनल्टी, देखिए पेनल्टी अगर कानून में ना हो का हाउ कैन हाउ कैन द कोर्ट, अगर आप आज 302 मर्डर की सजा जो डेथ है, डेथ और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, वो हटा दें, तो व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर? क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर मर्डर? इफ देयर इज नो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड, तो देन व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे? जी सर। देखिए ना, आप अगर एक चीज को ऑफेंस डिक्लेयर कर रहे हैं बट यू फेल टू प्रिस्क्राइब अ पेनल्टी, यू फेल टू प्रिस्क्राइब अ पनिशमेंट, जो भी 10-12 पनिशमेंट्स का जिक्र पीपीसी में दिया हुआ है उनमें से आप एक भी नहीं लगाते वहां पर, देन द क्वेश्चन इज मर्डर एन ऑफेंस और नॉट? एंड इफ इट इज, व्हाट इज द पनिशमेंट? तो पनिशमेंट में तो आपका आंसर होगा देयर इज नो पनिशमेंट। तो सवाल ये है कि आप इन एसेंस मर्डर की सजा तो नहीं है, जब तो फिर मर्डर क्या ऑफेंस हुआ? जी सर, डेफिनेटली क्वेश्चन विल राइज। जी सर। फिर तो वो मजाक बन गया ना कानून का कि ऑफेंस तो है पर ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा ही नहीं है, तो हर कोई फिर मर्डर करने को तैयार बैठा होगा। तो जब कोई सजा ही नहीं है तो हम तो करेंगे फिर। जी जी सर। जी। तो क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट है ना, क्रिमिनलाइज को जब आप किसी एक्ट को करते हैं, किसी ओमिशन या एक्ट को क्रिमिनलाइज करते हैं, तो पेनल्टी हैज टू इनसू फ्रॉम देयर, और वो इस केस में अगर नहीं हो रहा है तो देन देयर इज नो, वो फिर जो बात हो गई वो बात फिर यूजलेस हो गई ना, देन द प्रोविजन बिकम्स अ यूजलेस प्रोविजन। ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, अब हम यहाँ पे दूसरी मिसाल देखते हैं। तो दूसरी मिसाल में पहले फैक्ट्स पढ़िएगा यहां तक, बैलेंस तक, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा बात। जी पढ़े। रोडो साहब। जी जी सर, बी वाले में। बी वाली जो है। B. In Hancock versus Loveless, the defendant, a singer and actress, purchased a locket from the plaintiff and promised to pay amount in for installments from her wages, which were so नीचे करें स्लाइड को, जी कर दी है मैंने। her from wages from her separate property. After the payment of a 2 installment, she left 2 installments unpaid, and plaintiff sued her for the balance. The यहाँ plaintiff तक बात क्लियर है? argued एक मिनट, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। जी सर। जी सर। बताएं क्या है? सर वो एक चीज बाय कर रही है 4 इंस्टॉलमेंट्स में, वो कह रही है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से पे करेंगी, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट देने के बाद बाकी जो है वो पे नहीं कर रही। यहाँ तक ही है। अच्छा, आर्गुमेंट क्या है? वो 2 इंस्टॉलमेंट सर पे वो तो नहीं किया और प्लेंटिफ ने जो है वो सू कर दिया बैलेंस पे करने के लिए। अब आर्गुमेंट पढ़े, आर्गुमेंट, ताकि पता चले हमें क्या था। जी सर। The plaintiff argued that the balance be paid out of the defendant's earnings, which were her own separate property. Following the passing of the Married Women's Property Act 1870, the objection raised by the defendant was she could not be sued unless her husband was joined as a defendant in the case, as the legislature had omitted to enact any provisions involving those cases where married women were defendants. आगे चल रहा है सर? कर ले, कंप्लीट कर ले, फिर मैं पूरी पोजीशन बता दूंगा। Resultantly, the question was whether the court could hold the actress liable to pay the balance installments. The court refused to hold her responsible to pay the balance, as doing so would be adding a new case to the act. अच्छा, नाउ आपको फैक्चुअल पोजीशन तो समझ में आ गई है ना कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है और प्लेंटिफ का आर्गुमेंट क्या है? क्लियर है? जी सर।
अच्छा, सर। अब यहाँ पर जो है वो जो पोजीशन जो है 1870 से पहले ये जो एक्ट आया मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1873 का, इससे पहले पोजीशन ये होती थी कि जितनी भी शादीशुदा खवातीन थी उनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड जब कोई मैटर होता था तो उसमें चाहे वो वो मैरिड वुमेन प्लेंटिफ बने या डिफेंडेंट बने, उसमें उनके हस्बैंड को पार्टी बनाना लाजमी होता था, या बनना उनका या बनाना लाजमी होता था। तो मिसाल के तौर के ऊपर अगर एक मैरिड वुमेन प्लेंटिफ बनती है तो प्लेंटिफ में जो हस्बैंड है वो को प्लेंटिफ होगा, और जो इसी तरह से जब वो मैरिड वुमेन डिफेंडेंट बनाएगा अगर कोई उसे, तो उसमें उसके हस्बैंड को डिफेंडेंट बनाना होता था। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई? जी सर। Now this was the position before 1870. 1870 का एक्ट आता है। अब 1870 के एक्ट में क्या होता है, दैट लेजिस्लेचर क्या काम करती है कि जब अब वुमेन प्लेंटिफ बनेगी तो उसको अपने हस्बैंड को वो प्लेंटिफ बनाने की जरूरत नहीं होती थी। इस एक्ट के आने के बाद उसकी कंडीशन बेहतर करने के लिए नो शी वाज नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। हस्बैंड को उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पार्टी बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ औरत जो है वो खुद अपना जो है वो क्लेम फाइल कर सकती है। ये तो लेजिस्लेचर ने काम किया। अच्छा, जहां तक को डिफेंडेंट वाली बात थी उधर लेजिस्लेचर ने कुछ भी नहीं किया। इंटेंट उनका था बनाने का, कि इंटेंट उनका था, वो केस में डिस्कस हुआ है कि देयर इंटेंट वाज कि को ये जो को पार्टी वाली बात है इसको कंप्लीटली रिमूव किया जाए, लेकिन 1870 के एक्ट में उन्होंने सिर्फ प्लेंटिफ वाला पोजीशन जो है उसको मॉडिफाई किया, डिफेंडेंट की वही पोजीशन रहने दी। तो एंड रिजल्ट ये होता था कि अब अगर वुमेन का वो डिफेंडेंट बनती थी तो उसमें 1870 के बाद भी उसको अपने हस्बैंड को, उसके हस्बैंड को अगर प्लेंटिफ को पार्टी लाजमी बनाना होता था। क्लियर हुई बात? यस सर। अब जी उसकी सर। पोजीशन में ये केस समझ लें कि ये केस क्या है। बड़ा सिंपल सा है केस। फिर तो अगर आपको ये पोजीशन वाजिया हो गई है और नजर आ गया कि कोर्ट ने क्या होल्ड किया, आर्गुमेंट किया था और कोर्ट ने क्या होल्ड किया, उसके पोजीशन में ये वाजिया है। क्लियर है ये? बताऊं? सर बताएं सर आप। अच्छा, अब प्लेंटिफ साहब सू करते हैं खातून को, क्लेम आ रहा है 1870 के बाद। प्लेंटिफ साहब सू करते हैं कि जो औरत है उसकी प्रॉपर्टी में से मुझे जो रिमेनिंग 2 इंस्टॉलमेंट्स है वो पे की जाए। प्लेंटिफ ने हस्बैंड को पार्टी बनाया नहीं है, क्या होगा? केस रिफ्यूज हो जाएगा सर। बिल्कुल वही हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये केसेस तो मिसेस है, आपको हस्बैंड को पार्टी लाजमी बनाना है। बेशक लेजिस्लेचर की उस वक्त इंटेंट थी कि उसको ऐड करना है वहां पे, लेकिन जब उन्होंने ऐड नहीं किया और आपने उसको नहीं बनाया पार्टी, तो देयरफॉर आपका क्लेम फेल होता है इस बात के ऊपर। क्लियर होगी बात? जी सर। सर लेकिन एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर ये जो आपने केस बताया है सर, अगर फॉर एग्जांपल वाइफ एंड हस्बैंड ने अप्लाई किया है, फाइल किया हुआ है डिवोर्स के लिए सर, इस दौरान सर वाइफ पे कोई केस कोई केस सू करता है, लेकिन शी ऑलरेडी अप्लाइड फॉर डिवोर्स अगेंस्ट हर हस्बैंड, तो सर इस दौरान उसका हस्बैंड एज अ डिफेंडेंट उसके को हो सकता है था या नहीं सर? दैट इज माय क्वेश्चन सर। नजर नजर जी सर। जी सर। आपने पूछा है ना, आपने पूछा है ना सवाल। जी सर। जी सर। अच्छा, पहली तो बात यह है, देखे पहली तो बात यह है कि देखे ये जो एक्ट है इसमें डाइवोर्सी से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्योंकि इस एक्ट की हिस्ट्री भी थोड़ी सी फुटनोट्स में दी गई है। आप वो, मैं भी नहीं उसको देखना चाह रहा हूँ तो, लेकिन आप अगर देख लें तो उसमें सिर्फ शादीशुदा खवातीन की बात की गई है, और अगर डाइवोर्स हो गया तब तो केस ही डिफरेंट फुटिंग पे चला गया ना। नहीं बेशक सर, हो पेंडेंसी नहीं भी गया हो। सर। नो हाँ नो नो तो सर, आई डिड नॉट से कि हो गया। मैं कह रहा हाँ हूँ हाँ कि उन्होंने अप्लाई किया हो डिवोर्स के लिए। ठीक तो है जब सर। तक नहीं हुआ तो उस ओ वक्त तो शादीशुदा है। हाँ सर, तो उस दौरान क्योंकि आपस में तो वो बन नहीं रहे सर, वो ऑलरेडी उनका केस चल रहा है डिवोर्स का, फिर क्या हस्बैंड एज अ को डिफेंडेंट अपना वाइफ का साथ दे सकता है सर? दैट इज माय बिल्कुल क्वेश्चन। देगा, बिल्कुल दे देगा, देना चाहिए।
सर ये वही बात होगी जो पोनी वाले केस में था कि हमें इससे कोई वास्ता नहीं है कि वो सच में बर्ड है या नहीं है। हमें इससे वास्ता है कि लॉ में है या नहीं है। लॉ में तो शादीशुदा है ना, अब तक नहीं हुआ है डिवोर्स। हाँ, लॉ में तो शादीशुदा है ना, बेशक अब उनकी फैक्चुअल जिंदगी खराब है, लॉ में तो शादीशुदा है ना। नहीं सर, ऐसे तो होता है ना सर, घर आपका होता है, डिग्री आप ले लेते हैं, किसी कोई और ले लेता है सर, वो घर तो आपका है, फिर डिग्री उसको क्यों मिली सर? इस तरह तो नहीं है सर, ये तो नहीं होना नहीं है चाहिए ना इस फिर। तरह, देखिए देखिए अदालतें जो इंसाफ करती हैं वो कागजात के बेसिस के ऊपर करती है। कागजात जो कहते हैं, कागजात से, कागजात को अनलेस अब ये बताएं, ये प्रूफ करने की कोशिश करें वो कागजात फेक है, फैब्रिकेटेड है, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर कागजात को आप ये नहीं करवाते तो कागजात सच बोलते हैं। ओके सर, जी सर, ठीक, सही है। जी जी सर, थैंक यू अच्छा, सर। अब हम अगला वाला एग्जाम्पल पढ़ते हैं जी। जी सर। एन ऑर्डर 21। क्या हो गया एजाज? हेलो। जी सर। हाँ जी, पढ़े। तो सी वाला पढ़ना है ना? जी 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 जी। ठीक है सर। एन ऑर्डर 21 रूल 89 of the Code of Civil Procedure enables any person claiming an interest in a property sold in execution of a decree apply to have the execution sale set aside on his depositing within 30 days from the date of the sale 5% of the purchase money for payment to the purchaser and the amount payable to the decree holder for the recovery of which the sale was held. The period ये क्या बात of करता है, एक मिनट, व्हाट डज दिस से? ऑर्डर 21 रूल 89 क्या बात करता है? सर ये बात कर रहा है कि अगर किसी भी जजमेंट में अगर कोई कोर्ट ऑर्डर कर रही है किसी भी प्रॉपर्टी की सेल करवाने का, अगर उस बंदे का क्लेम है उस प्रॉपर्टी में, तो वो एग्जीक्यूशन ऑफ सेल असाइड की जो है वो एप्लीकेशन फाइल करेगा रूल 89 ऑर्डर 21 के तहत, और उसको जो है पैसे देने पड़ेंगे 30 डेज के अंदर। सेल के जो 30 डेज है उनके अंदर, जो उनमें से 5% जो होगा वो परचेज मनी देना पड़ेगा परचेजर को, और जो भी दूसरा जो डिक्री होल्डर का जो भी अमाउंट होता है रिकवरी के लिए सेल में, वो उसको डिक्री होल्डर को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन 5% अमाउंट जो है, जो भी प्रॉपर्टी सोल्ड ड्यूरिंग एन एग्जीक्यूशन जो है, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर प्रॉपर्टी सोल्ड होती है उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको बेसिकली 5% देने हैं ताकि वो सेल सेट असाइड करवाई जाए। 5% का अमाउंट करना है आपको विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सेल। ठीक है, ये तो हो गई रूल 89 की बात। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या चीज है, पढ़े। जी सर। The period of limitation for applying under Rule 89 was also previously 30 days as provided under Article 1 to 7 of the Limitation Act 1963. The period of 30 days in Limitation Act 1963 was enlarged to 60 days. The object for enlargement as indicated in the object and reasons for the amending bill was that the period of 30 days was too short, often resulting in hardship to the person making the application. However, no amendment were made to Rule 89 or 92 of the Code. Okay, sir? ये पोजीशन क्लियर हुई? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, आगे पढ़े। Uni versus Nirmala Industries, it was contended before Supreme Court that not only the period for making the application for setting aside the sale was enlarged to 60 days, but also the period for making the deposit under Rule 89 must be taken to have been extended.
to 60 days. The court held that though the application itself may be made within 60 days, the deposit to the support the application has to be made within 30 days. The court said that it would have been more rational to enlarge the period for making the deposit so as to make it identical with the prescribed for making the application, and this would have better served the object of Parliament. But that was for the Parliament to legislate upon, and court could not supply the omission. समझ में आया केस? जी सर. बताइए ना फिर. सर इसमें ये हुआ था कि उन्होंने जो है लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 1 to 7 है उसमें एप्लीकेशन जो जमा करानी थी इसके लिए उसका पीरियड 30 डेज था, उसको एनलार्ज करके 60 डेज कर दिया गया था, लेकिन जो सीपीसी में जो प्रोविजन था उसमें नहीं बढ़ाया गया था. तो उस पे ये कहा गया था कि ये सीपीसी पीरियड में इसलिए नहीं बढ़ा. क्या सीपीसी में क्या बात हो रही थी कि डिपॉजिट जमा करवाने के लिए आपके पास 30 दिन है. इसी तरह से 7 की उन्होंने एप्लीकेशन का जो टाइम था वो तो 60 दिन कर दिया, लेकिन वहां कोई तब्दीली नहीं की. ठीक है जी. फर्क क्या पड़ा फिर? फर्क ये पड़ा कि पहले आप पैसे जमा कराएं, उसके बाद आपके पास 30 दिन और होंगे एप्लीकेशन देने के लिए, ये इनका था. फिर कोर्ट ये तो एक अजीब सी बात होगी. फिर कोर्ट ने कहा तो हम तो नहीं कुछ कर सकते, पार्लियामेंट का काम है, वही करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट का यही काम ने यही कहा था. वजह ये थी कि देखें, अब आप देखें ऊपर अगर आप अमेंडिंग रीजंस वाला देखें क्या कहा गया, ये था हाँ, object for enlargement as indicated of the amending bill was that the period of 30 days was too or short, often resulting in hardship to the person making the application. तो एप्लीकेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होता था एक्चुअली, इसमें रीजंस में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद सोचे कि डिपॉजिट है ना, 5% डिपॉजिट कोई कम थोड़ी होता है. जब अमाउंट बड़ा हो तो उसका 5% भी कोई कम नहीं होता है देना, वो उसके साथ अटैच था ना, तो उसमें भी तो दिक्कत होती होगी देने में. उधर उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की. अब ये तो बिल्कुल जो बात है, बेशक वो नॉनसेंसिकल बात है, लेकिन अदालत अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही है कि हम इसमें यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. केसेस ओमिसेस बिल्कुल है ये, क्योंकि वो पोजीशन जो है वो आ तो रही है उसमें, लेकिन चूंकि कोर्ट ने वहां पे एक्सप्रेसली लेजिस्लेट नहीं किया तो हम उस पीरियड को नहीं बढ़ा सकते. वो पीरियड 30 डेज ही रहेगा डिपॉजिट जमा करवाने का. हाँ बेशक आप एप्लीकेशन 60 दिन में दें. क्लियर हो गया? हेलो जी सर. जी ठीक सर. है, जी सर. जी यहाँ तक रखते हैं. मैं एक मिनट चौथी एग्जांपल भी कर लें. इसमें देखें क्या हुआ. जल्दी कर रहे हैं इसको एजाज. जी सर. D. Entry 7 of the Schedule 1 of the Gujarat Gram and Nagar Panchayats Taxes and Fees Rules 1964 was in question. Entry 70 provided as follows: silica, quartz, zircon, sand, feldspar, gypsum, grog, minerals, and oxide used as raw materials. In Gujarat Composite Limited versus Ranet Nagarpalika JT, the question was in relation to grog minerals. Do these words in the said entry 70 refer to one grog and two minerals, or do they refer to one item known as a grog minerals? The court said that there being no such item known to the technical world as grog minerals, it was obvious that the said entry 70 was intended to cover one grog and secondly minerals. क्या समझ में आया इस एग्जांपल से? सर इसमें ये था जो ग्रोग मिनरल जो लिखा हुआ है ना, ये साथ में लिखा हुआ है, तो इन्होंने कहा था कि क्या ये एक ही चीज है या फिर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ग्रोग अलग है मिनरल अलग है. तो फिर उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चीज है नहीं यहाँ पे, ऐसी कोई चीज हमने नहीं देखी या ऐसा हमारे जो है हमें नहीं मिलती कि ऐसी कोई चीज हो ग्रोग मिनरल के नाम से. तो यहाँ जो है इनसे मिस्टेक हो गई है कुछ, तो ग्रोग अलग है और मिनरल अलग है.
यही था। सर ये पूछ रहे हैं कि ग्रोक एंड मिनरल क्या एक आइटम है, तो इस हिसाब से सर उन्होंने बताया कि नहीं, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, जो मुझे समझ में आया सर। सही है। तो यहाँ पर इस मिसाल में, ऊपर वाली 3 मिसालों से आप देखें तो यहाँ पे कोर्ट ने लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट को एज इट इज नहीं पढ़ा है। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप देख रहे हैं इसको, तो कोर्ट ने यहाँ पे एंड का वर्ड इंस्टीट्यूट किया है, ऐड किया है। ठीक है। तो ये जो आप जो सर- टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं, एक मिनट जी जी वो बात कर ले, चले आप बात कर ले पहले, फिर मैं बता देता हूँ। नहीं सर, आप बताएं, टाइम नहीं है। देखें, ये जो हम अभी 3 एग्जांपल्स देख रहे थे ना, वो हम देख रहे थे लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी रेड एज इट इज के दायरे में। ठीक है, वो तो हमने देख लिया, लेकिन अभी हमने ये जो हॉवेवर वाला जो पार्ट है, ये अभी तक हमने देखा नहीं है। और ये इसकी आप 3 लाइनें ऊपर वाली पढ़ लें, मैं पढ़ देता हूँ तो ये, ताकि आपको पता चल जाए कि ये तीसरी जो चौथी जो एग्जांपल है, ये इधर हॉवेवर वाले पार्ट पर फिट बैठती है। However, it has also time and again been stated by courts that nothing is to be added to or taken from a statute unless there are adequate grounds to justify the inference that the legislature intended something which it omitted to express. Since the whole purpose of construction is to determine the intent of the legislature, it is acceptable if omissions are supplied to find out such intent. तो हमारा जो ये पार्ट है, ये इसमें आता है कि अदालत चाहे कि अगर जब लेजिस्लेचर से कोई गलती हो जाए तो वो उस गलती को सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है। ठीक है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स, इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ द वर्ड्स, अदालत ने यहाँ पर इस वर्ड को, एंड वर्ड को यहाँ पे पढ़ा है, ताकि इस ग्रॉग मिनरल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ग्रॉग मिनरल्स इज नो सच टेक्निकल टर्म, तो इसको हम पढ़ेंगे ग्रॉग एंड मिनरल्स। ठीक है, ये इस केस में हुआ है। जी सर, ठीक है। सर, यहाँ पे जो इन्होंने एंड पढ़ा है, वो किस रूल के तहत पढ़ा है? मतलब कि जब हमें कंटेक्स्ट रिक्वायर करे या हमें कोई एब्सर्डिटी आ रही है, तब हम ये जो है कर सकते हैं ना? एब्सोल्युटली आ रही है ना, कि सेंस नहीं बना रहा है प्रोविजन अदरवाइज। देखिए ना, यहाँ पे प्रोविजन सेंस नहीं बना रहा है, तभी तो उन्होंने किया है। अच्छा सर। और सर, बात समझ में आ गई? सर नीचे उन्होंने रेफरेंस भी दिया है ना सर, हम्म, कि ग्रोक मिनरल जैसी कोई एक आइटम हमने ऐसा सुना ही नहीं है, इसलिए भी सर, इसलिए इसी वजह से, जी, इसी वजह से। ठीक है, ये तो इसको एक यहाँ तक क्लियर रखते कट हैं। जो है मसला हो रहा है। चलो, मसला हो रहा है, बाद में अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। लेस देन 1 मिनट मीटिंग है, तो ठीक सर। मसला तो हो रहा है, बस ठीक है, खैर ठीक है। जी सर, ये सर इंटरप्रिटेशन का जो रूल है इनका, ये मुझे समझ नहीं आया कि किस तरह इन्होंने किया है, मैं क्योंकि ऊपर बता वाले दूंगा केसेस अगली में क्लास नहीं में, हो रहा है, यहाँ हो रहा है। मैं वो बता दूंगा आपको अगली क्लास में। एक साकिब निसार साहब का केस है सर मेरे पास, जिसमें एंड और के उन्होंने इंटरप्रीट किया था। वो दूसरा रूल है, वो कंजंक्टिव है, वो कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव